ओ हेलो मिस्टर, मेरे रास्ते से हटो वरना यही प्लेट तुम्हारे मुंह पे मार के ना तुम्हारा मुंह इस प्लेट के जैसा कर दूंगी। वो सामने खड़े हुए अल्तमश को एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली थी। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन है, आज पहली दफा इसे इस घर में देख रही थी। इतने में पीछे से रिजवाना बेगम बाहर आई थी। सामने खड़ी एमन को अल्तमश के साथ लड़ता झगड़ता देख के इनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। उफ अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं। इसके साथ भी शुरू हो गई है। एमन बेटा, क्या लेके आई हो? इन्होंने नरमी से पूछा। आंटी, ये कौन जाहिल है? आप लोगों के घर देखें तो सही, किस कदर मनहूस है। मुझे घूरे जा रहे हैं। इसकी आंखें निकाल के मैं कंचे खेलने लग जाऊंगी। इसकी आंखों को देखते हुए खूनख्वार निगाहों से बोली, एमन बेटा, ये मेरा बेटा है। और ये सुन के तो एमन को यूं लगा जैसे किसी ने सातों आसमान इसके सर पर गिरा दी हो। फौरन इसे इसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, मगर अगले ही लम्हे खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहने लगी, आंटी, आपको पता है आते ही मुझसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन ले रहा था जैसे पता नहीं मैंने कौन सा जुर्म कर दिया हो। पुलिस वाला बन के खड़ा हुआ था, इससे कहीं मेरे रास्ते से हट जाए। वो गुस्से में इसे देखते हुए बोली, एमन बेटा, वो आपसे बड़े हैं, इससे बदतमीजी से बात नहीं करते। इन्होंने नरमी से एमन को समझाना चाहा, आंटी, इस अपने खड़ूस बेटे को बोले सामने से हट जाए। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ चली गई थी। चलो बेटा आप जाओ। मम्मा, ये लड़की कौन है? किस कदर बदतमीज है। मैंने बस ऐसे इसका नाम ही पूछा था और आगे से इतनी इसने बदतमीजी की है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुआ। इसके चेहरे पे संजीदगी के आसार नुमाया थे। ओह हेलो खड़ूस, खबरदार जो तुमने मुझे मजीद कुछ कहा। एमन इसे उंगली दिखाते हुए बोली। अगले लम्हे वो एकदम से एमन के करीब होने लगा तो रिजवाना बेगम इनसे दोनों के दरमियान में आ गई। क्या हो गया बेटा, मेहमानों के साथ ऐसे नहीं करते। इन्होंने अपने बेटे को नरमी से समझाया था। मेहमान और ये, मुझे तो इस घर की मुलाजमा लग रही है। ये कहते हुए वो बुग्गे की तरफ जाने लगा। अचानक एमन ने अपना जूता उतारा, पीछे से इसकी तरफ फेंका। एमन रिजवाना बेगम ने इससे गुस्से में डांटा था। अच्छा किया मैंने, और जूता सीधा जाके इसकी कमर में लगा था। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे मुलाजमा कहा, खुद होगे जाहिल गवार, तुम खुद होगे मुलाजिम। अच्छा, ये वो आपका खड़ूस बेटा है जो अमेरिका में रहता था? अमेरिका में रह के आए हो तुम मुझे मुलाजमा कह रहे हो? मैं तुम्हें मुलाजमा लग रही हूँ? तुम वहां पे बैठ के अंग्रेजों के बाथरूम साफ करते थे ना? वो गुस्से में से बातें सुनाते हुए अंदर की तरफ चली गई। क्या हो गया? किस चीज का शोर है? अंदर से आगा जान बाहर आए तो वो फौरन से इनके पास चली गई। आपको पता है आगा जान, आपका लाडला पोता कितना बदतमीज है। पीछे से सिकंदर भी आया था। सिकंदर भाई, आपको पता है आपका वो छोटा भाई किस कदर बदतमीज है। मेरा तो दिल कर रहा था जूतों के साथ इसको मार मार के इसका कचूमर बना दूं। एमन बारी बारी सबको इसकी शिकायत लगा रही थी। रिजवाना बेगम किचन की तरफ चली गई। वो जानती थी अब इसने यूं ही पूरे घर में शोर मचाए रखना है। ओहो बेटा, क्या कह दिया इसने? आगा जान ने नरमी से पूछा। आगा जान, मुझे मुलाजमा बोल रहा था। मैं कहीं से मुलाजमा लगती हूँ? कितना बदतमीज आपका पोता। सिकंदर लाला का तो कहीं से वो भाई नहीं लग रहा था। सिकंदर भैया वो किस कदर बुरा है। तोबा, ऐसे घर से निकाल दें, इस घर में रखने के काबिल ही नहीं है। वो इसके बारे में बोले जा रही थी जो सीने पे दोनों बाजू बांधे खड़ा पीछे से इसकी बातें सुने जा रहा था। आज तक किसी ने भी अल्तमश के साथ इस तरह से बात नहीं की थी जैसे इस लड़की ने आते कर दी थी। पता नहीं किन जाहिलों को आप घर में आने की इजाजत दे देते हैं। ये कहते हुए वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। एमन भी लड़ती झगड़ती मानूर के कमरे में चली गई। आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला। मानूर, तुम्हारा खड़ूस किस्म का भाई आया हुआ है। वो मानूर के सामने बेड पर बैठते हुए बोली तो मानूर ने अपनी किताबें साइड पे करते हुए इसे देखा। हाँ, क्या हो गया है? तुम फिर से इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करके आई हो? तुम्हें पता है किस कदर मनहूस इंसान है तुम्हारा भाई? क्या कह रही हो? भाई ने क्या बोला है तुम्हें? तुम्हें पता है मुझे ना मुलाजमा बोल रहा था। मैं कहीं से मुलाजमा लगती हूँ? खुद बंदर कहीं का, नाक चढ़ी शक्ल इसकी देखी है, अदरक जैसी शेप बनी हुई है इसके मुंह की। एमन, यार ऐसी बातें नहीं करते, वो नरमी से एमन को बोली थी।
پھر کیسی باتیں کروں؟ جس قدر وہ خڑوس انسان تھا تو میں ایسی باتیں کروں گی نا؟ تم پتہ ہے بہت برا تمہارا بھائی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تم تو مجھے کہتی تھی میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی، اس بھائی کے ساتھ تمہاری شادی کروائیں گے۔ یہ تو اتنا برا ہے، میں تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ میں سونے لگی ہوں، ماما کو میسج کر کے بتا دینا کہ بیچ میں ادھر ہی سونے لگی ہوں۔ یار میرے کمرے میں کیوں سونے لگی ہو؟ پھر اپنے کمرے میں چلی جاؤ نا، مجھے معلوم یہاں پر ہی سونا ہے۔ پتہ نہیں کیوں سب کی تم اتنی زیادہ لاڈلی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایمن کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ پہ قبضہ جمائے اب سکون کی نیند سو گئی تھی۔ اچھا میں تمہارے کمرے میں جا رہی ہوں، آغا جان نے اس کے لیے الگ سے کمرہ سیٹ کروایا ہوا تھا۔ جب اس کا دل کرتا تھا وہ یہاں آ جاتی تھی اور اس فیملی کا حصہ لگتی تھی۔ وہ مانور سے بات کرنے کے لیے جیسے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس کے بیڈ پہ مانور کی جگہ ایمن کو سوتا ہوا دیکھ کے التمش کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سوئے ہوئے اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت چھائی ہوئی تھی کہ اگلے لمحے اس کے پاس بیٹھتا ہوا ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا تھا تو وہ فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ماما میرے پاس ہی رہے نا، وہ نیند میں اونگتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا، وہ سینے سے لگائے اس کے ہاتھوں کو زور سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنی گال کے نیچے رکھ لیا تھا، وہ اس کی پھولی پھولی گالوں کے نرم سے لمس کو محسوس کرتا ہوا بے ساختہ ہی مسکرا دیا، مگر اگلے لمحے ایک دم سے اپنے ہاتھ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ شرم نہیں آتی غیر مرد کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے؟ التمش غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تو غیر مرد اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے میں اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ کس قدر تم بدتمیز ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو ماہنور کو بلانے آیا تھا، اس کے کمرے میں تم قبضہ جما کے بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ غصے میں گویا ہوا۔ اچھا تو تم ماہنور کو جگانے آئے تھے تو تم میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ابھی جا کے آغا جان کو بتاتی ہوں کہ یہ کمبخت میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس شخص کا تو دماغ گھوم گیا، اس نے چیخ چیخ کر سارے حویلی والوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ آغا جان کو دیکھتے وہ ان کی طرف آئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا، میری نیند کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور سبھی جانتے تھے کہ التمش کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے التمش کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اور التمش تو اس وقت کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ توبہ آغا جان جھوٹ بول رہی ہے، یہ کس قدر جھوٹی لڑکی ہے۔ آغا جان میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہتر ہوگا اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایمن بیٹا نہیں کیا کرو نا ایسے، چلے شاباش اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جائیں۔ صبح صبح واپس گھر آئی تو سامنے ملیحہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے میں اتنی دیر کر دی ہے، صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، وہاں ہی بیٹھ جایا کرو، ماں گھر پہ اکیلی ہوتی ہے۔ ماما کیا ہو گیا نا؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ان کی گال پر اپنا لب رکھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے وہاں پہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ہاں اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں سے بھیج دیا جائے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ سکندر بھیا کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہم کوئی پاگل ہیں کیا؟ ہمارے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے جو سکندر بھیا کے ساتھ تمہاری شادی کروانی ہے۔ سکندر بھیا کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروائی، بلکہ ان کا جو بیٹا ابھی ابھی آیا ہے، بیچ رات کو ہم لوگوں نے انہیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو کھڑوس ان کا بیٹا آیا ہوا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ التمش۔ آپ کو پتہ ہے کس قدر وہ بدتمیز ہے؟ مجھے تو وہ بہت برا لگا ہے۔ ماما میں تو بالکل بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس لمحے اندر سے دادا جان بھی نکل آئے تھے۔ دادا جان آپ کو پتہ ہے ان کا وہ پوتا بہت زیادہ بدتمیز ہے جس کے ساتھ آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اوہو بیٹا کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سچ میں وہ بہت زیادہ بدتمیز ہے، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ منہ پھیلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا اچھا میرا بچہ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ نہیں ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ وہ سب کے ساتھ آ کے بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ رات کو اچھے سے تیار رہنا، ان کی فیملی والوں نے آنا ہے، اور آپ کا رشتہ التمش کے ساتھ ہی ہوگا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے تو ان کی بات سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔
نہیں نہیں दादा जान, बिल्कुल भी नहीं, वो मुंह फुलाए हुए बोली, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वो जानती थी यह हक इसने अपने दादा जान को दिया हुआ था और वो अब बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसका दिल धाड़े मारकर रोने लगा कि वो अल्तमश के साथ शादी नहीं करना चाहती, मगर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। रात वो ब्लैक रंग के हल्के से लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, होंठों पर लगी हुई हल्की सी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल मजीद इसको दिलकश और खूबसूरत बना रहा था। वो ऐसे बहुत कम ही तैयार होती थी, वरना तो इसका हुलिया बिल्कुल किसी बच्ची की तरह ही होता था। जीन्स टी शर्ट या बैगी जीन्स पहन के वो घूमती रहती थी, मगर आज वो शलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबके साथ बैठी डिनर करने के बाद इन दोनों के रिश्ते की बात चली तो वो बिल्कुल खामोशी से बैठी रही, क्योंकि दादा जान ने सख्ती से मना किया था कि जब रिश्ते की बात होगी तो आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। इस वजह से अब वो खामोशी से बैठी हुई थी। ठीक है बेटा, तुम दोनों को अगर एक दूसरे से कोई बात करनी है तो कर लो। ये देख के तो इनका दिमाग ही घूम गया। वो खूंखार निगाहों से सामने बैठे हुए अल्तमश को देखने लगी, और अल्तमश भी यही चाहता था कि वो इमन को समझा दे कि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहता, वो रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि अल्तमश को भी अच्छा खासा इसके आगाजान ने ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम बस रिश्ते से इनकार करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिजवाना बेगम कहने लगी, अगर ये दोनों अकेले मुलाकात करने गए तो यकीनन हमें इन दोनों की लाशें मिलेंगी। ये सुन के वो सभी हंसने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो दोनों पीछे वाले लॉन की तरफ आ गए। दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। वो फूलों के साथ शरारतें कर रही थी। कुछ बोल भी लो, वैसे तो तुम्हारी बड़ी जुबान चल रही थी। अभी कोई सवाल जवाब करना है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। ये सुन के वहां के छोटी की इससे देखने लगी थी। मेरे साथ ड्रामे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई ड्रामे लगाने का शौक नहीं है, आई समझ। वो गुस्से में इसे देखते हुए बोली, तुम एक काम करो, अपने दादा जान को बोलो कि तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी। ऐसा करो कि तुम वैसे दादा जान की नजरों में ज्यादा अच्छे बन जाओ, और तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते से इनकार करूं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा। वो इसके गिरेबान से पकड़ते हुए एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोली, तो वो इसे पीछे धक्का दे गया। अगले लम्हे वो पीछे गिरने लगी थी, वो इसे पकड़ने लगा। इसका पांव मुड़ा और वो सीधा इसके ऊपर जा गिरा था। इसकी धड़कनें मुकाबिल शख्स के सीने में धड़कती हुई महसूस होने लगी थी। वहां के फाड़े से देख रही थी, इसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। उठो मेरे ऊपर से, सांड कहीं के, देखो तो सही कितने मोटे हो और मेरे ऊपर आ गिरे हो। और वो इसके चेहरे को देख रहा था। अगले ही लम्हे वो फौरन से उठा और अपने कपड़े सेट करता हुआ कहने लगा, बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम, मुझे भी गिरा दिया और खुद भी गिर गई हो। तुमने मुझे गिराया था, वो गुस्से में बोली, तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा गिरेबान पकड़ने की। वो एकदम से इसके जबड़े को दबोच गया था। किस कदर तुम बदतमीज लड़की हो, पता नहीं तुम शादी के बाद मेरे साथ क्या करोगी। हाँ, एक दफा शादी करके देखो मेरे साथ, यही अच्छा होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, अब तो बिल्कुल भी मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक बदतमीजी करती हो कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। अब तैयार रहना, मेरे पास आने के लिए मैं तुम्हें ऐसा मजा चिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। इसकी बात सुन के वो गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसा मजा चिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे, दोबारा तुम शादी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। दोनों शादी के लिए तो मान चुके थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दोनों अब एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। वो वापस आने और कहने लगी, आगा जान, मुझे तो कोई मसला नहीं है, इस शख्स के साथ शादी करने का मसला इसलिए होगा, इससे पूछ लें, अगर मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। पहले इनका निकाह होना था, इसके बाद इनकी शादी होनी थी। निकाह पहले होना था और कुछ माह बाद शादी हुई थी, इस वजह से कल इनका निकाह था। आधी रात के वक्त अपने कमरे में बैठी अपने निकाह के जोड़े को देख रही थी। बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी जब इसकी मम्मा कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, क्या हो गया मेरी बेटी, इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। इनकी बात सुन के वो कहने लगी, नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। आपको पता है मैं अल्तमश के साथ शादी नहीं करना चाहती, वो इस कदर खड़ूस इंसान है। मेरा बेटा, तुम हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो,
मरिया बेगम ने इसे मोहब्बत से समझाया। जी मम्मा ठीक है। वो कमरे से बाहर रूम की तरफ चली गई। जब वो चेंज करके बाहर आई तो वो इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस थी। जैसे वो बाहर आई तो सामने खड़े हुए शख्स को देख के इसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। वो एक कदम चलता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें तमीज तो नहीं है सामने वाले को बुलाने की? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मगरूर लहजे में गोया हुई थी। जब तमीज नहीं है तो बेहतर यही है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया था। मैं बिल्कुल भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगी। मसला तुम्हें है ना, तुम इनकार कर दो। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने यूं मेरे कमरे में आने की कोशिश की, बहुत बुरा पेश आऊंगी तुम्हारे साथ। वो एक एक लफ्ज को चबाते हुए गोया हुई तो इसकी बात सुन के वो मुस्कुराने लगा। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया तो बहुत ज्यादा घबरा गई। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर धक्का दे दिया। खबरदार, जो मेरे पास आने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से में से वहां से जाने का कहने लगी। अल्तमश ने जब्त से अपनी आंखें मुठ्ठियां भींच ली थी और गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। इतनी रात को अल्तमश को अपने इतना करीब देख कर इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अल्तमश के जाने के बाद इसने अपने ड्रेस को हैंग किया और लटका दिया था। सुबह वो अल्तमश के पहलू में बैठी हुई थी। मौलवी साहब इससे निकाह के लिए पूछ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। आज इसने हमेशा के लिए किसी और के नाम हो जाना था। वो शख्स जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पहली दफा वो ये सोच रही थी कि वो कभी इसे तलाक नहीं ले सकेगी। क्या सारी जिंदगी इसे अल्तमश की जिंदगी में रहना होगा? जिस कदर खड़ूस इंसान था वो तो यही सोचे जा रही थी। और फोटोशूट में इनके इतने खूबसूरत रोमांटिक सीन थे कि वो खुद हैरान थी। जैसे फोटोशूट खत्म हुआ तो वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। खाना वगैरह खाने के बाद वो लोग वापस चले गए। इमन अपने कमरे में आई थी। अपनी ज्वेलरी उतार के इसने सामने टेबल पर रखी। अपना दुपट्टा उतार के आईने के सामने बैठ गई। आहिस्तगी से दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने देखा तो सामने महानूर खड़ी हुई थी। महानूर, तुम इतनी रात को? वो जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए गोया हुई थी। हाँ यार, बस वैसे अब तो तुम मेरी भाभी बन चुकी हो। अब जैसे तुम मेरे घर में चोरी होकर बैठी थी ना, बिल्कुल वैसे मैं भी तुम्हारे घर में आके बैठा करूंगी। वो मुस्कुराती हुई गोया हुई तो वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है, आगा जान बोल रहे थे कि 6 माह बाद तुम लोगों की शादी होगी, साथ ही सिकंदर भैया की भी शादी होगी। जैसे सिकंदर भैया के मंगेतर और खाला दोनों की फैमिली वाले वापस आएंगे ना, फिर बहुत धूमधाम से शादी होगी। मेरा तो बहुत शिद्दत से दिल कर रहा है जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी शिद्दत से दिल नहीं कर रहा। वो मुंह बनाते हुए बोली। यार क्या है, तुम्हें पता अल्तमश भैया इतने अच्छे हैं। कहाँ से अच्छे हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा वो खड़ूस इंसान लगता है। ऐसे मत बोलो, वो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। हाँ हाँ, दूर के ढोल सुहाने, ऐसे ही कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अच्छे हैं। वह गुजरने लगा था। वो कॉलेज से आती और ज्यादा वक्त वो महानूर के साथ ही गुजारती थी। इसकी शरारतें वैसे भी पूरे घर में फैली हुई थीं। पिछले कुछ दिनों से अल्तमश भी घर में नहीं था। इसने सुख का सांस लिया हुआ था। वो किसी बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए वापस अमेरिका गया हुआ था। आज वो 1 हफ्ते बाद वापस आया तो वो घर में काफी ज्यादा शोर था। रिजवाना बेगम कमरे से बाहर निकली। क्या हो गया बेटा, क्यों आवाजें दे रही हो? मैं वापस आ गया। इसके पास आते हुए इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोली। मम्मा, इतनी ज्यादा खामोशी क्यों छाई हुई है? सब किधर हैं? कहीं भी नहीं, सब अपने अपने कमरों में। सब कुछ ठीक तो है ना? इतनी खामोशी क्यों है? बेटा, खामोशी इस वजह से कि ईमन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है ना, तो इस वजह से फिर वो भी नहीं आती और मानूर भी ज्यादा अपने कमरे में होती है। वो दोनों ही शोर मचाए रखती हैं, इस वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा खामोशी लग रही है। क्या हुआ ईमन को? ना जाने क्यों इसने तड़प के पूछा था। रिजवाना बेगम ने अजीब निगाहों से इसे देखा। लगता है बेगम से मोहब्बत हो गई है जो इतना ज्यादा इसके लिए तड़प रहे हो। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। बस वैसे बीवी है तो इस वजह से पूछ लिया, बल्कि बीवी भी नहीं, इंसानियत के नाते पूछ लिया। उसके लहजे में खासा तंज था। पता नहीं बेटा, शायद इसे बुखार है। चलो ठीक है, मैं
اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، رات کے کھانے پر ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو فریش ہو کے باہر آیا، سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کیا، مگر نہ جانے اس کا ایمن کو دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ دل بہت زیادہ بےتاب تھا۔ آدھی رات کو وہ اس کے گھر کی طرف آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، شاید سبھی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ اس نے ایمن کے کمرے کی طرف دیکھا، کمرے کی لائٹ بند تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے دروازے کی طرف آیا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کمرے کے دروازے کو آہستگی سے بند کرتے ہوئے وہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تھا۔ اس کی پیشانی کو چھوا تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ التمش کا دل پہلی دفعہ اتنی شدت سے دھڑکا تھا۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے کتنا زیادہ اسے یاد کیا تھا، کتنا زیادہ مس کیا تھا۔ ہر لمحہ اس کا جی چاہا کہ کاش وہ جلدی جلدی اس کے پاس چلا جائے۔ اس کا لڑنا جھگڑنا، باتیں کرنا، اس سے دھمکیاں دینا، وہ سب کچھ التمش کو یاد آتا رہا تھا۔ بے ساختہ التمش کی نگاہیں اس کے لبوں کے اوپر ٹک گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے اس پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ وہ کسمسا کر اس سے دور ہونے لگی تو التمش نے اپنا سارا وزن اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ وہ اونگتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کمزوری کے باعث بامشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنے بخار کے باوجود بھی اچھی خاصی اس نے انرجی سے بولا تو وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے تمام لفظوں کو قید کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولنے کی، چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ مقابل شخص نے تو اس کی آواز کو قید کیا ہوا تھا۔ بیڈ شیٹ کو وہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تو التمش نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر لی تھیں۔ التمش اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی اور اسے خود بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ بخار کی حالت میں بھی اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ التمش کا ساتھ دینے لگی۔ اگلے لمحے اس نے التمش کے گریبان سے پکڑ لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی اس نے التمش کو خود سے دور نہیں کرنا چاہا تھا، بلکہ التمش نے جب دور ہونا چاہا تو اسے پکڑ کے اپنے قریب کر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر کی طرف آ رہی تھی۔ اگلے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کے بازوں کے حصار میں ہے۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس نے دیکھا التمش نے شدت سے بازوں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ التمش کو دیکھتے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب اس کا بخار پہلے سے کچھ کم تھا، لیکن وہ مقابل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایک دم سے وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور جھنجھوڑ کے اسے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ آغا جان کو پتہ چلا، بابا جان کو پتہ چلا، انہوں نے میری جان نکال دینی ہے۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ تم نے غلط کیا میرے ساتھ، زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارے جا رہے تھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑا جب ایک دم خاموشی سے اس کے وجود پہ اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، خبردار جب مجھے تمہاری کوئی آواز آئی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ کہنے لگی، کیوں نہ آواز آئے، بتائیں مجھے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے لمحے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تھا، تم پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ یہاں سے التمش، جاؤ۔ اور وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے لمحے کھینچ کے اپنی آغوش میں بھر لیا، خبردار اب مجھے تمہاری آواز آئی۔ میں تم سے دور جانا چاہ رہا تھا، لیکن تم نے خود مجھے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے بعد اب تم ہر چیز کا قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے گویا ہوا، ہاں آپ کا قصوروار ہو، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی، چپ، ایک دم چپ،
खबरदार मुझे अब तुम्हारी आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में बोला तो वो फौरन से अपने मुंह पे अपने दोनों हाथ रख गई थी। वो इसके वजूद पे अपनी शर्ट को देखने लगा। अगले लम्हे वो अपनी शॉल को अपने कंधे पर डालता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। शर्ट के ऊपर से बटन खुले हुए थे। वो अपनी गर्दन और अपने सीने पे बने हुए निशानात को देखते हुए फौरन से नीचे बैठ गई थी। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच लिया। क्यों मेरे साथ ऐसे किया है? अभी तो हमारी रुखसती भी नहीं हुई। अगर घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो न जाने कितनी देर तक हिचकियों के साथ रोती रही थी। सुबह से तेज बुखार हो गया था। इसे बुखार में देख के मलिहा बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बेटा क्या हो गया? क्यों इतना आपको बुखार हो गया है? मलिहा बेगम मोहब्बत से बोल रही थी। कुछ भी नहीं हुआ मम्मा, वो उनकी गोद में अपना सर रखते हुए बोली। लेकिन बेटा आपको इतना तेज बुखार हुआ पड़ा है। वो इनका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, हाँ मामा, बहुत तेज बुखार हुआ पड़ा है। इसने आंखें बंद की हुई थी। बार बार अल्तमश का चेहरा इसके आंखों के सामने घूम रहा था। इसके दिल को कुछ होने लगा। वो खामोशी से लेटी हुई। अच्छा ठीक है, मैं मुलाजमा के हाथ तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ, फिर मेडिसिन आके मैं खुद देती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई थी। वो तकिए पर सरक के आंखें बंद करती तो न जाने कितने आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ जाते थे। इसके लब कपकपा रहे थे। इसने आंखें खोल के देखा तो सामने वो खड़ा हुआ था। धुंधलाई हुई इसकी शक्ल नजर आने लगी। वो आहिस्तगी से इसके पास बैठ गया। इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए इसके बालों को पीछे किया। एमन ने अल्तमश के हाथ को झटक दिया। जाओ यहाँ से, वो मुंह फैलाते हुए बोली तो अल्तमश ने झुक के इसकी पेशानी पे बोसा दिया। सच में चला जाऊं? इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए बोला, चले जाए यहाँ से, प्लीज जाएं। वो उठते हुए गोया हुई थी। हाँ, मैं 2 माह के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आऊं। मुझे नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। और वो बस इसके चेहरे को देखने लगा। अल्तमश ने इसके हाथ को अपने हाथों में भींच लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जा रहा, मजाक कर रहा हूँ। अभी कल तो वापस आया हूँ, भला आज मैं वापस क्यों जाऊंगा? वो नरमी से इसके पास बैठते हुए बोल रहा था। इधर मेरी तरफ देखो। नहीं, मुझे नहीं देखना, चले जाओ। तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली, मेरी जान, मैं खुद ही सबको अपनी हकीकत बता चुका हूँ। आप क्या बताओगी? आहिस्तगी से इसके सर को उठा के अपनी गोद में रखता हुआ इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हटें, आपको शर्म नहीं आती? अभी मम्मा आ जाएंगी। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली। आपकी मम्मा क्या अपने शौहर के करीब नहीं जाती थी? आप भी तो अपने शौहर के पास हो। मैंने आगा जान से रुखसती की बात की है। इस हफ्ते हमारी रुखसती है। नहीं करनी मुझे रुखसती आपके साथ। जाए यहाँ से, वो कांपती हुई बोली थी। और वह इसके हाथ को अपने लबों से लगाता हुआ कहने लगा, ज्यादा फजूल किस्म की बातें मत करो। मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। मैं कभी भी आपको अपना शौहर नहीं मानूंगी। चले जाएं। इसके जाने के बाद मुझे जाने कितनी देर तक की मैं अपना सर छुपाए रोती रही थी। इतने दिन गुजर चुके थे, शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, लेकिन इसका बुखार ही कम होने को नहीं आ रहा था। घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। आज इसकी मेहंदी थी। आज इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन रखा गया था और इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी छाई हुई थी। वो जानती थी वो इस शख्स के पास जाएगी तो न जाने इसका क्या रवैया होगा। इससे अल्तमस से एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। बार बार वो रात इसकी आंखों के सामने घूमती तो वो डर सी जाती और मलिहा बेगम इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इनको समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से इनकी बेटी को क्या हो गया। वो क्यों इतना ज्यादा घबराई हुई और इतना ज्यादा परेशान रहती है। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद वो आके कमरे में सो रही थी जब अचानक इसे अपने चेहरे पे किसी का लम्स महसूस हुआ। तो वो हड़बड़ा के उठी। सामने खड़े हुए अल्तमश को देख के इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो घबराते हुए अल्तमश को देखने लगी। अल्तमश ने एकदम इसे खींच के अपने करीब कर लिया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। हंसती खेलती क्यों नहीं हो? इतनी ज्यादा उदास क्यों हो गई हो? इसके बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए गोया हुआ, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। आप यहाँ से जाएं।
वो घबराते हुए बोली, मगर वो झुक के इसकी पेशानी पे अपने लब रख गया। प्लीज जाएं यहाँ से, अल्तमश के सीने पर हाथ रखते हुए बोली। इसने मोहब्बत से झुककर इसकी पेशानी पर फिर से बोसा दिया था। प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम इतनी परेशान हो, डिस्टर्ब क्यों हो? तुम्हारे साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे नहीं बताना चाहती, चलो शाबाश बताओ। वो नरमी से गोया हुआ। प्लीज आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। अब की बार वो गुस्से में चिल्लाई थी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, कल तो मेरे पास ही आना है ना, मैं जा रहा हूँ। ओके, ये कहते हुए वो चला गया। जाते जाते इसकी पेशानी पे बोसा दे के गया था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक वो इतना ज्यादा बुरा बिहेव क्यों करने गई है। वो अपने जज्बात समझ नहीं पा रही थी। अल्तमश के नाम पर भी इसका दिल घबराने लग जाता था। वो डरने लग जाती थी, अल्तमश से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। इसके चिल्लाने की आवाज से मलिया बेगम अंदर आ गई। बेटा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा शौहर था। इतनी बदतमीजी से अपने शौहर से बात कर रही थी। नहीं मामा, कुछ भी नहीं। अगले लम्हे इसने मलिया बेगम को देखा तो वो एकदम से रोते हुए इसके सीने से लगी। मेरी जान क्या हो गया? क्यों इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो? मामा वो इनकी कमीज को अपने हाथों में दबोचते हुए बोली। मेरी जान मुझे बताओ, अल्तमश ने कुछ कहा है क्या? वो मोहब्बत भरे लहजे में इससे पूछ रही थी। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस वैसे मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। इन्हें पता तो चल गया था कि शायद अल्तमश ने इससे कुछ कहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान थी। वो कमरे से बाहर चली गई और वो लम्हा भी आ गया जब बहुत सारी रसूमात अदा होने के बाद इसे लाके अल्तमश के कमरे में बिठाया गया। वो पूरे कमरे को देख रही थी। वो रात इसकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो बैठी हुई थी। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आ गया। आहिस्तगी से आकर इसके सामने बैठा था। वो घूर घूर के इसे देखने लगी। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया तो इसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी थी। अरे क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। हाँ, पागल हो गई हूँ। क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा किया था, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। अब क्या हो गया, बताओ मुझे मेरा बच्चा। शाबाश, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाएं यहाँ से। आपने मुझे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर क्यों किया? मैं कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। बताएं मुझे। वो इसके सीने पे मुक्के बरसाए जा रही थी और वो हैरत से इसे देखने लगा। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? वो नरमी से गोया हुआ। हाँ, पागल हो गई हूँ। आपने क्यों मुझे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर किया था? इसके सीने पे मुक्के मारते हुए इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम कर गई। इसके सीने से चिमट गई थी। आप बहुत बूढ़े हो, खड़ूस और जला दो। एक ही तो शौहर मिलना था, वो भी इतना खड़ूस किस्म का मुझे मिल गया, बहुत बुरा। वो इसे खुद से दूर करते हुए बोली थी। अरे क्या हो गया, क्यों अपने मासूम से शौहर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला था। मुझे आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एकदम से इसे खींचा तो वह सीधा इसके सीने से आ लगी थी। अगले लम्हे इसके जबड़े को दबोच लिया। बहुत ज्यादा तुम्हारा बचपना देख लिया, अब खबरदार जो तुमने कोई बात करने की कोशिश की। ये कहते हुए इसे मजीद अपने करीब कर लिया। वो कांपती हुई इसे खुद से दूर करना चाह रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? अब की बार इसे मुकाबिल शख्स से बहुत ज्यादा डर सा महसूस होने लगा, मगर वो इसके अपने दरमियान के फासले खत्म करता हुआ इसे बहुत करीब कर गया था। अगले लम्हे इसके ऊपर झुका था और वह जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो घबराते हुए गोया हुई। तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है, बताओ मुझे। जब से तुम इस कमरे में आई हो यही बोले जा रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, बताओ। इसके कंधे से पकड़ के इसे झंझोड़ते हुए गोया हुआ था। एकदम से इसे झटक दिया। जा रहा हूं मैं, ये कहते हुए वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। इसके होंठ लर्ज रहे थे, आंखों में से बस आंसू बहे जा रहे थे। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटते बैठी थी जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई।
सामने खड़े हुए शख्स को देख के वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसका पूरा वजूद लरजने लगा। देखो, मैं अपनी हसीन रात छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ। देखना चाहता था कि क्या हाल है तुम्हारा। एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। अरे मेरी जान, तुम तो रोने लग गई हो। वो अपने हाथ बढ़ा के इसके आंसुओं को साफ करने लगा तो इसने सिकंदर का हाथ झटक दिया था। चले जाए यहाँ से, खबरदार जो आज के बाद आपने मेरे कमरे में आने की कोशिश की। नफरत है मुझे आपसे। अरे अरे, अब तो हमेशा इस घर में रहना है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बहुत ज्यादा दूर भाग गई थी ना तुम शादी से। मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुमने क्या बोला था कि तुम मुझे भाइयों की तरह समझती हो। अब देखना ये भाई तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हारे शौहर को तुम्हारे इस कदर खिलाफ कर दूंगा और बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। वो अजीब अंदाज में इसकी आंखों में देखते हुए बोला था और वो रोते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। अगर तुमने मेरे बारे में अल्तमश को बताने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। इसके जबड़े को दबोचते हुए एकदम से इसे झटका तो वो मजीद हिचकियों के साथ रोने लगी। एकदम से इसके करीब होने लगा। इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस करके वो मजीद बुरी तरह से रोने लगी। दूर हो जाए यहाँ से, वो मुस्कुराते हुए इसकी गाल को थपकता कमरे से बाहर चला गया था और वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। काश काश मैं अल्तमश आपको इसकी हकीकत बता दूं। नहीं, अगर मैंने अल्तमश को हकीकत बताई तो ये फिर कुछ उल्टा सीधा कर देगा। लेकिन वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठी हुई थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वक्त गुजरने लगा था। वो अल्तमश को अपने करीब भी नहीं आने देती थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इसे इस बात की थी कि सिकंदर इसे मुसलसल हरेस कर रहा था और वो किसी को बता नहीं पा रही थी कि वो इसे हरेस कर रहा है। आधी रात का वक्त था। चेहरे पे वही संजीदगी छाई हुई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेसाख्ता खिड़की की तरफ गया। सामने वो खड़ी रो रही थी। इसका पूरा वजूद लर्ज रहा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो बच्चों की तरह रो रही है। इसकी पेशानी पे बल नमोदार हुए एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। तुम रो रही हो? इसकी बात सुन के इसने मुड़ के देखा। अल्तमश को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा गई। फौरन इसे अपने आंसू साफ करने लगी। अल्तमश ने बहुत ही मोहब्बत से इसके कंधों से पकड़ के इसका रुख अपनी तरफ किया। बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? वो नरमी और मोहब्बत से इसे पूछने लगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो गहरी सांस लेते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, इधर मुझे देखो, तुम सच कह रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? वह इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम डर रही हो? बताओ मुझे, क्यों इतना ज्यादा घबराई हुई हो? अगले लम्हे इसके सीने से लगी फूट फूट के रोने लगी। अल्तमश, वो सिकंदर। क्या हुआ सिकंदर को? अल्तमश, वो आगे से सिकंदर की बातें इसके कानों में गूंज रही थी। क्या हुआ, बताओ मुझे। अब की बार इससे भी कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे कुछ छुपा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो नरमी और मोहब्बत से इससे पूछने लगा। इसके सीने से लगी हुई बच्चों की तरह रोए जा रही थी। अगले लम्हे इससे अलग हुई। आपको पता है अल्तमश, सिकंदर मुझे कहता है कि वो मेरे साथ गलत करेगा। वो मुझे कहता था कि मैं आपके साथ इस रिश्ते से इनकार कर दूं, शादी से इनकार करूं, क्योंकि वो कहते थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा इनको अपने बड़े भाइयों की तरह समझा था। इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत देती थी, लेकिन बदले में इन्होंने मेरे साथ क्या किया? वो रोते हुए नीचे बैठ गई थी और वो हैरत से इसे देखने लगा। अल्तमश, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। जब आप मेरे पास आए थे, आपने एक एक लम्हा मुझे अपनी मोहब्बत से आशनास करवाया था, लेकिन सिकंदर मुसलसल मुझे ब्लैकमेल करता रहा। कभी मुझे कुछ कहता, कभी कुछ कहता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताएं। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली तो वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। मेरी जान, रोना बंद करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए इसके गिर्द मजबूत बाजों का हिसार कायम करते हुए इसे अपने करीब कर गया। वो इसके लड़ते हुए होंठों को देख रहा था। सिकंदर कुछ भी नहीं कहेगा, मैं देख लूंगा। सिकंदर ये कहते हुए इसे अपने बाजू में उठाता हुआ बेड पे ले आया। आपके साथ खूबसूरत वक्त गुजारना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को यादगार बनाना चाहती हूँ, लम्हों को यादगार बनाना चाहती हूँ, लेकिन खुश भी नहीं हो पा रहा। वो बुरी तरह से रो रही थी। और सब कुछ हो जाएगा, बस रोना नहीं। मोहब्बत भरा भरोसा इसकी पेशानी पे दिया और अगली सुबह वो सो रही थी।
जब इसे नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं, वो जैसे नीचे आई तो सामने सिकंदर को पुलिस ने हथकड़ियां लगाई हुई थी। वो हैरत से सिकंदर को देखने लगी। खूंखार निगाहों से सिकंदर इसे देख रहा था। अल्तमश ने इसके घर बाजों का हिसार कायम कर लिया। मैंने अपनी बीवी पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरी बीवी को देख ले, चाहे फिर वो इसका मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अल्तमश की आंखों में गुस्सा, नफरत थी सिकंदर के लिए, और कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि सिकंदर इतना बड़ा कदम उठा सकता है। एक मासूम बच्ची जो कि इसकी भाभी थी, इसके साथ ऐसी गलत बातें कर सकता है। लेकिन वो अल्तमश के सीने से लगी बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। बहुत शुक्रिया अल्तमश, अब आप मेरे मुहाफिज हैं। मुझे इस चीज का एहसास हो गया है, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो इसके हाथों में बोसा देते हुए बोली और इसके गिर्द मजबूती से हसार कायम कर गया था। इस दिन के बाद वो फिर से वैसे ही चंचल मिजाज होने लगी और वो इसे देखता था। आधी रात का वक्त था। वो फौरन से आके इसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहने लगी, आपको पता है मैं 2 दिन मम्मा के घर रह के आई हूँ। आपको बहुत ज्यादा मिस किया था और मैंने आपको इससे ज्यादा मिस किया। ये कहते हुए इसे मजीद अपने करीब कर गया था। अच्छा, मैं सोने लगी हूँ। अच्छा, 2 दिन वहां पे आप सुकून करती हुई आई हैं और अभी भी सोना है? बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए इसे अपने करीब कर गया था। मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे देते हुए इसे अपने मजबूत बाजों के हिसार में ले गया।